हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस में। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों मिशन बीपीएससी तैयारी 4 के लिए कक्षा 8वीं का पॉलिटिकल साइंस। उसमें से किताब का क्या नाम है? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, थर्ड, कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक। अब ये हम पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं विषय सूची को, है ना। इसमें 5 इकाई में बांटा गया है। इकाई 1 में क्या है? भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता। इसमें अध्याय 1 है भारतीय संविधान और अध्याय 2 है धर्मनिरपेक्षता की समझ। फिर इकाई 2 आ जाता है संसद तथा कानूनों का निर्माण। इसमें सिर्फ एक अध्याय आता है, अध्याय 3। इसमें से चैप्टर का नाम है संसद तथा कानूनों का निर्माण। फिर आ जाता है इकाई 3 जो कि है न्यायपालिका। तो अध्याय 4 है, उसका नाम क्या है? न्यायपालिका। फिर आते हैं इकाई 4 में। इकाई 4 में क्या है? सामाजिक न्याय और हास्य की आवाज़ें, उनके बारे में जानेंगे। उसमें भी चैप्टर बांटा गया है कि अध्याय 5। इसमें क्या है? अध्याय 5 में हास्याकरण की समझ जो है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है अध्याय 6, हास्याकरण से निपटना कैसे है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार अब हमारा लास्ट इकाई बचा, इकाई 5, आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। तो इसमें से है अध्याय 7 में है जन सुविधाएं के बारे में पढ़ेंगे और अध्याय 8 में पढ़ेंगे कानून और सामाजिक न्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई 1 भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता के बारे में। अध्याय 1 पढ़ेंगे भारतीय संविधान। अध्याय 1 क्या है? भारतीय संविधान। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा, बहुतों ने खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है, यह खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाँह से यानी कि हाथ से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बाँह गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ नियम तय होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग-अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग-अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग-अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह असहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की है कि संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा? इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा। किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको जानने से पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं। हमारे साइड में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए होते हैं कि 1934 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। तो कब किया गया? 1934 ईस्वी में। किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो दिसंबर 1946 ईस्वी में।
ठीक है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। कब से कब तक? तो दिसंबर 1946 से लेकर के नवंबर 1949 ईस्वी तक, लगभग 3 साल। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। बगल में दिए गए चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं, यहाँ पर है ना हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। तो चलिए पढ़ते हैं कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दे पर एक दूसरे से सहमत हो। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। संविधान क्या होता है कि नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने के लिए पद्धति के रूप में अपना सकता है। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमें क्या है, जिनकी हमें हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए, है ना। तो क्या है कि संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। कौन बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप कौन हो? संविधान। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, ठीक है, इनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है। संविधान क्या है? नियमों का समूह है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने के लिए पद्धति के रूप में अपना सकता है। कोने में दिया गया है कि नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जनसंघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए जनसंघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल तक कायम रही। नेपाल में 1990 में क्या हुआ? लोकतंत्र की स्थापना हुई थी और 2002 तक चली थी। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली, है ना। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर के चित्रों में है। चलिए हम तो ये तो साइड की बात है, हम जो पढ़ रहे थे अपना उनको पहले समझते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे थे कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए, ठीक है। इन बातों का क्या मतलब है, यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है।
ठीक है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, ठीक है, वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिली। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। नेपाल के लोग क्या है, लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे, इसके लिए उन्हें एक नए संविधान की जरूरत थी। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते रहे थे। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के लिए अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। नेपाल में नया संविधान कब अपनाया गया, तो 2015 में। और इससे पहले कब का संविधान था, तो 1990 का। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि संविधान का है ना दूसरा उद्देश्य होता है राजनीतिक व्यवस्था को तय करना, देश की राजनीतिक व्यवस्था को। पहला क्या था कि संविधान का निर्माण करना, नियमों का निर्माण करना। शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में चल रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। क्या है कि जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति का या राज्य व्यवस्था चुनी है वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करती है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। लोकतंत्र में हम क्या करते हैं, अपने नेता खुद चुनते हैं। क्यों? क्योंकि वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्रकथा पट में देखा जा सकता है, जो कि हम अभी नहीं देखेंगे, हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लोकतांत्रिक समाज में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों है ना सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। क्या करता है? भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, क्या क्या धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे, है ना। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह भी होता है कि जो भी ताकतवर हो अपने से कमजोर पर उसका अपना ताकत इस्तेमाल ना करे। नीचे दिए गए चित्रपट है ना चित्रकथा
पट में कक्षा के भीतर की एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है, जो कि हम अभी नहीं पढ़ेंगे। इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है और उनका नुकसान होता है। जैसा कि इस चित्रकथा पट से पता लगा चलता है कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान के दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, है ना। एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय पर दबदबा बनाए रखने को क्या कहते हैं? अंतर सामुदायिक वर्चस्व। या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतर समुदाय वर्चस्व कहते हैं। या फिर क्या होता है, एक ही समुदाय के लोग दूसरों को दबा के रखते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अंतर सामुदायिक वर्चस्व। संविधान क्यों होना चाहिए? इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें, है ना। तीसरा कारण क्या है? खुद को अपने आप से भी बचा सके। यह बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है ना। हाँ, असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे के चित्रकथा पट को देखिए, है ना। यहाँ पर शबनम दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है। चलिए, ये सब बात है, बाद में पढ़ेंगे। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का शासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इस चर्चा से आप समझ जाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर तालिका दिया गया है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आइए अब भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों का रूप किस तरह ग्रहण करते हैं। पहला है भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण। भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण क्या है वो समझते हैं। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था, है ना। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्हें खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हो। यह काम किसी
एक आदमी के वश का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, जो है ना, क्या है कि इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, जो 1946 में गठित की गई नई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा एक थी, ना एक धर्म था, और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी, है ना। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया, उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है ना। कुछ मुख्य आयाम हैं, उनका उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिनसे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया है ना। पहला है फेडरलिज्म, है ना। पहला क्या है आयाम? फेडरलिज्म यानी कि संघवाद है। इसका मतलब जानने से पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर साइड में दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, है ना। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि भारतीय संविधान में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हो, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हो। चलिए हम पढ़ेंगे अब भारतीय संविधान के मुख्य आयामों का एक मुख्य हिस्सा संघवाद के बारे में। इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है ना। पंचायती राज व्यवस्था क्या शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 की किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा था। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना लेने लगे। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सके। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। भारतीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्य क्षेत्र के स्पष्टता के लिए संविधान में
कुछ सूचियां दी गई है जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होता। संघवाद के अंतर्गत क्या है? राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होता, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। अब मेन पॉइंट हमारा इधर जो दिया गया वो पढ़ते हैं। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि यह वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञान में उदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशल क्षेम जीवन स्तर सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। ये किसने कहा कि जो हमारा जो संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, इसका सिद्धांत जो है आम आदमी की कुशल क्षेम जीवन स्तर सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। ये किसने कहा था? तो A.K. अय्यर ने कहा था। ऑस्टिन जी 1966 में, है ना, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, और क्लेरेंड फ्रेश ऑक्सफोर्ड में लिखा गया है ये बात। चलिए अब दूसरा आयाम पढ़ते हैं, संसदीय शासन पद्धति, है ना। दूसरा मुख्य आयाम क्या है? संसदीय शासन पद्धति। पहला क्या था? फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। अब पढ़ते हैं संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे ना, तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया, है ना। वह भारतीय मताधिकार, है ना, वह भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य कौन बना दिया? तो स्वतंत्रता संघर्ष ने। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब यह है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो और क्यों ना हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इसी पुस्तक की दूसरी इकाई में और विस्तार से पढ़ेंगे। क्या कि लोकतंत्र कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे तीसरा मुख्य आयाम, शक्तियों का बंटवारा। तो पहला था संघवाद, दूसरा था संसदीय शासन पद्धति, तीसरा है शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जिनको हम वोट देकर बनाते हैं, पालिका, है ना। उसके बाद कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम करते हैं। कार्यपालिका में कौन आ जाते हैं? ऐसे लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे।
सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है ना। जिस तरह सरकार मतलब शक्तियों का बंटवारा हुआ है, उसमें क्या होता है, प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। चलिए, संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर ना हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की अपेक्षा ही न करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधान को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी का शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। चलिए, इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखें, इसका मतलब राज्य सरकार से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना। सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? कानून बनाना और लागू करना। लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। चुनावों के जरिए क्या हुआ? सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसा राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है ना। राज्य क्या है? एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है ना। राज्य का मतलब क्या होता है? सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक। उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चलिए, अब हम पढ़ते हैं चौथा मुख्य आयाम। क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। चलिए, इनको जानते हैं। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है ना। भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं? तो मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। क्या है मौलिक अधिकार? क्या करते हैं भाई? देश के सभी नागरिकों को क्या करते हैं? राज्य की सत्ता के मनमाने, है ना, राज्य की जो सत्ता है उनके मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान क्या करता है? व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला क्या है? हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। फिर दूसरा क्या है कि ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड क्या है? नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांत को मार्गदर्शन के रूप में हमेशा अपने सामने रखे।
चलिए अब पढ़ते हैं पांचवा मुख्य आयाम धर्मनिरपेक्षता के बारे में। धर्मनिरपेक्षता राज्य वह होता है, ये क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके बारे में हम अगले अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं, वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में यह देख चुके हैं। वहाँ लोकतंत्र बनाने की जरूरत के साथ ही एक नए संविधान की जरूरत भी पैदा हो गई थी। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है, वे कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है। लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा फिक्र ना करें। इस पुस्तक के बाकी अध्यायों में और अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान की इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से इनका अर्थ जान पाएंगे। 11 मौलिक कर्तव्यों में से कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संबंधित रेखाचित्र, तस्वीरें बनाएं अथवा उन पर कविताएं लिखें तथा कक्षा में इन पर चर्चा करें। यहाँ जो तस्वीरें दी गई थी ऊपर में, उनको समझते हैं। उपरोक्त तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। 24 जनवरी 1950 को सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। श्री जयरामदास दौलत राम खाद्य एवं कृषि मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई वित्त मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा यह चैप्टर यहाँ तक जो था ही। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट को पढ़ते हैं। क्या है? भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार क्या क्या है? पहला है समता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। ठीक है, रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव भी नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया। दूसरा हमारा क्या है मौलिक अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। पहला था समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी तरह धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। पांचवा क्या है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, है ना। ये मौलिक अधिकार में कौन सा है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है।
और छठा क्या है? ओहो, मिस हो गया था, है ना। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार में कहा गया है कि अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। कौन? तो सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए। छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। इसी को कहते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इस प्रकार हमारा यह चैप्टर समाप्त हुआ। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। इसमें भी कुछ शब्द संकलन दिए हुए हैं, उनको पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। मनमानापन ये क्या होता है? जब सब कुछ किसी के व्यक्तिगत फैसलों या पसंद नापसंद से चलने लगता है तो उसे मनमानापन कहा जाता है। जहाँ नियम तय नहीं किए गए हो या जहाँ फैसलों का कोई आधार नहीं हो उसे ही मनमाना कहा जाता है। दूसरा है आदर्श। जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है तो उसे आदर्श कहा जाता है। क्या है? कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में हो उसे ही आदर्श कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है? चलिए जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 19वीं सदी में हुआ था। इस आंदोलन में हजारों मर्द औरत ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए एकजुट हो गए थे। यह आंदोलन 1947 में भारत की आज़ादी में परिणत हुआ। इसी वर्ष की इतिहास की पाठ्यपुस्तक में इस आंदोलन को आप और अच्छी तरह जानेंगे, है ना। नेक्स्ट है राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी। इसका आशय एक ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। नेक्स्ट क्या है? संप्रभु। इस अध्याय के संदर्भ में स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा गया है ना। संप्रभु किसे कहा गया है? स्वतंत्र जनता को। मानव व्यापार क्या है? राष्ट्र सीमाओं के आर पार विभिन्न चीज़ों की गैर कानूनी खरीद बिक्री को अवैध व्यापार कहा गया जाता है। इस अध्याय में जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई उनके संबंध में अवैध व्यापार का मतलब औरतों और बच्चों की गैर कानूनी खरीद फरोख्त से है जिसे मानव व्यापार कहा जाता है। निरंकुशता क्या है? इसका मतलब सत्ता या अधिकारों के क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से है। तो इस प्रकार अब हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में।